हेलो प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। एक्चुअली मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और उन सेंटेंस के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें समझना है। दरअसल होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो हैं, लेकिन नियम हिंदी के लगाते हैं, इंग्लिश के नियम नहीं लगाते हैं। और जबकि जब हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं तो हम किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, इंग्लिश के अपने नियम हैं। आपको इंग्लिश के नियमों को ध्यान में रखते हुए हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है। हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते समय हिंदी के नियमों का ध्यान में नहीं रखना होगा। कैसे? चलिए इस बात को मैं प्रैक्टिकली और कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारी आंखों के सामने दो वाक्य हैं। पहले आप इन दोनों वाक्यों को ट्रांसलेट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए कि क्या आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सेम लगते हैं, सेम टेंस है इनका। कि जनरली हम जो ट्रांसलेट करते हैं वो टेंस का ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत आता है। तो अब ज़रा देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इन दोनों सेंटेंस का टेंस सेम लग रहा है, क्या ये सेम है। ध्यान दीजिएगा, किया आपने। अब ज़रा देखो, क्या आपने ऐसे ही बनाया है। अभी ध्यान से सुनना। अब जो मैं लिख रहा हूँ एकदम उसको जज नहीं करना कि वो सही है या गलत है, कि पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या लिखा। ठीक है, ज़रा देखिए, यहां पे हमने लिखा आई नो यू, कि मैं तुम्हें जानता हूं। और यहां पर हमने लिखा मैं तुम्हें 1 साल से जानता हूं, कि आई नो यू फॉर ए ईयर। आई नो यू फॉर ए ईयर। अब जरा इन दोनों वाक्यों को देखिए ध्यान से। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू फॉर ईयर। क्या दोनों सेंटेंस ठीक है? तो दोस्तों, आपकी बात के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं तो ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया। अब बात आती है कि जो विद्यार्थी गलती करते हैं कि जब हम टेंस सीखते हैं, टेंस को इंग्लिश में, टेंस के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो हम वाक्य के अंत में देखते हैं क्या आया। तो आपके दिमाग में भी यही आया कि भाई ताहे तीहे आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। ताहे तीहे आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। बस यही गलती है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश को सीखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों में एक परेशानी यह है कि हम इंग्लिश सीखते समय हिंदी के नियम का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी से इंग्लिश बनेगा लेकिन नियम इंग्लिश के लगाओ, कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के फिट करो। तो कह रहे कैसे कॉन्सेप्ट फिट करें? अब जरा इसे देखो। ये कह रहा मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, इसका मतलब जिस समय मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें उस समय जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें कब से जानता हूं, कि जानना कब हुआ। मैं तुम्हें अभी जानता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? वो वाक्य जो ना तो चल रहा है ना खत्म है, जो ना चल रहा है ना खत्म। इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना तो इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी है और ना ही इसमें किसी एक्शन की समाप्ति, ना कोई परफेक्शन है, ना ही परफेक्ट है। तो जो एक्शन ना चल रहा है ना खत्म है वो इंडेफिनिट है। तो बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वो इस समय जानता है ये जानने का एक्शन चल रहा है या वाक्य में कुछ खत्म हुआ, कुछ नहीं दे रखा, तो ना तो ये चल रहा है ना खत्म है, तो ये इंडेफिनिट है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इस वजह से है क्योंकि ना चल रहा है ना खत्म है। ये इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है कि वाक्य के अंत में ताहे तीहे आ गए। ये इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, वाकई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब से बना दिया V1 से। क्लियर हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमने बना दिया कि भाई आई नो यू। लेकिन अब जरा यहां देखिए, आप एक बार को ये मान लो कि अगर ये एक बार को, जो कि गलत है, कि भी ताहे तीहे से प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, जो हम बचपन से कर रहे हैं। ऐसे वाक्य हमने बहुत देखे, बन गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट से जज कर लिया कि ताहे तीहे आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बन जाते हैं ऐसे वाक्य, कुछ बन जाते हैं। अब जरा इस वाक्य को देखिए, ये कहता है मैं तुम्हें 1 साल से जानता हूं। अब आप इस सेंटेंस में देखते हैं ना और इस सेंटेंस में देखते हैं, कहता है मैं अभी जानता हूं, लेकिन ये कह रहा है मैं तुम्हें 1 साल से जानता हूं। मतलब जानने का काम 1 साल पहले हुआ और मैं अभी भी जानता हूं।
ये कह रहा है जान मैं तुम्हें 1 साल पहले चुका हूं, मैं तुम्हें 1 साल पहले जान चुका हूं, लेकिन जो 1 साल पहले मैंने जाना था उसका इफेक्ट आज भी है। तो बेटा ये जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि जो एक्शन है ये कहना चाहता है कि भाई ये वाक्य वर्तमान में बोला गया, नाउ ये वाक्य प्रेजेंट में बोला गया कि मैं तुम्हें 1 साल से जानता हूं। तो जब हमने प्रेजेंट में ये सेंटेंस बोला तो इसका सेंस ये है कि जो एक्शन पास्ट में हुआ, जो एक्शन पास्ट में हुआ, जानने का काम पास्ट में हो गया, लेकिन ये जो जानने का काम पास्ट में हुआ इसका इफेक्ट अभी भी है, ये अभी भी इफेक्टिव है। तो जो एक्शन पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट होता है तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फिर समझ लो, जो एक्शन पास्ट में हुआ प्रेजेंट में जिसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब होगी हैज ए प्लस V3। तो अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हैज ए प्लस V3 चाहिए। तो इसके अंदर यही डेफिनेशन तो फिट हो रही है कि मैं तुम्हें 1 साल से जानता हूं, कि जानने का काम 1 साल पहले हो गया और अभी भी जानता हूं। तो जब इसके अंदर डेफिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट की फिट हो रही है तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ताहे तीहे की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यही कंफ्यूजन है क्योंकि बचपन से तो हमने सीखा ताहे तीहे वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, लेकिन मैंने तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया। अब मैंने तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया, बेटा इसी बात को तो समझना है। ताहे तीहे, रहाए रहिए, चुकाए चुकिए से आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, क्योंकि कुछ वाक्य बन जाएंगे ऐसे ताहे तीहे से प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन हर वाक्य नहीं बनेगा। और आप दुकान पर जाओ, उसे 1 किलो चीनी के पैसे दो, दुकानदार को 1 किलो चीनी के पैसे दो और वो आपको आधा किलो चीनी देकर वापस भेज दे, तो क्या आप सेटिस्फाइड हो जाओगे? क्या आधा किलो चीनी लेकर आ जाओगे? नहीं ना। दैट्स इट। आपने कहीं पर इंग्लिश ज्वाइन किया, अगर आपको उसने आधी इंग्लिश सिखाई, किसी भी टीचर ने भाई आधी इंग्लिश सिखाई, आधी से इंग्लिश का मतलब कि आप आधे सेंटेंस तो बना पा रहे हैं, आधे नहीं बना पा रहे, तो मीन्स पैसे पूरे गए और सीखा अधूरा। तो हम जब सीख रहे हैं तो कंप्लीट सीखें ना। अगर टेंस आ गया तो हर प्रकार का वाक्य बनना चाहिए हमसे, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा, ताहे तीहे से नहीं आएगा। इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में इफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा तो हमें हैज ए प्लस V3 देना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, हैज ए प्लस V3 लेनी पड़ेगी। तो बेटा हैज ए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, तो आई के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हैव। और बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन। तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ? क्लियर है ना बेटा? अब जरा देखो 2 वाक्य और देखो। अब ये 2 वाक्य देखो, वह उधार मांगता है और वह उधार ही मांगता रहता है। वह उधार मांगता है, वह उधार ही मांगता रहता है। अब जरा इसे पढ़े। तो अब आप इसमें भी देख रहे होंगे, इसमें भी ताहे तीहे आ गया। यही समझाना चाह रहा हूं मैं आज, ये ताहे तीहे क्लियर करना चाह रहा हूं आपको। देखिए अब इसमें भी ताहे तीहे आ गया, फिर कंफ्यूजन कि भाई ताहे तीहे इसमें भी आ गया, ताहे तीहे इसमें भी, तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि वो उधार मांगता है, एक उसकी हैबिट बता रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन ना तो चल रहा है ना खत्म है, आदत है कि ऐसा करता है, लेकिन ये एक्शन ना तो चल रहा है ना खत्म है। तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब ही है जो एक्शन ना चल रहा हो ना खत्म, एक्शन का वर्तमान में होना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वह उधार मांगता है, तो ये हो जाएगा ही बोरोज मनी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। V5 जिस वर्ब में एस और यस होता है वो V5 होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और जिसमें एस और यस होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो ही बोरोज मनी, तो ये ठीक है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि ना चल रहा है ना खत्म है, हैबिचुअल एक्शन है, आदत बता रहा है। तो ही बोरोज मनी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसे पढ़े, वह उधार ही मांगता रहता है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहे तीहे आ गया। तो आपको लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, ये ताहे तीहे की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि एक्शन ना तो चल रहा है ना खत्म है।
और ये एक आदत को बता रहा है, तो हैबिचुअल एक्शंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन लगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इधर देखो, अब आपको लगेगा कि ताहे तीहे आ गया तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, नहीं। अब इसमें देखो, वह उधार ही मांगता रहता है। अब इसमें दो बातें आ गई कि एक उधार ही मांगता रहता है, इसमें एक छोटा सा इरिटेशन है, इसके अंदर हैबिट भी है कि उधार मांगने की हैबिट भी है। उधार मांगता रहता है मतलब, और अभी एक्शन कर भी रहा है, समझे इस बात को। मैंने देखा कि मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, समझिए, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, मैंने देखा उसका भाई दिन में भी सो रहा है। मैंने कहा यार ये दिन में भी सो रहा है, तो कह रहा है बड़ा आलसी है, सोता ही रहता है। तो मीन्स अभी सो भी रहा है और ये ऐसा करना उसकी आदत भी है कि वो सोता ही रहता है, कि अभी सो भी रहा है, तो इसमें कंटिन्यूटी भी है, और सोता ही रहता है, इसका मतलब यह है कि उसकी आदत भी है। तो इसमें दो चीज आ गई हैं, तो एक क्या आई, एक तो कंटिन्यूटी आई, एक तो कंटिन्यूटी आई, और दूसरा क्या आया, एक आई हैबिट। तो बेटा ऐसे वाक्य को हम कहते हैं हैबिचुअल कंटिन्यूटी। ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं हैबिचुअल कंटिन्यूटी, कि जिसमें आदत के साथ साथ कंटिन्यूटी भी है। फिर समझे, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि नाम ले लियो कि पूजा, पूजा कहाँ है, कि पढ़ रही है, कि पढ़ रही है, यार कितना पढ़ती है, पढ़ती ही रहती है, समझे। कि पूजा, अरे ये तो पढ़ती रहती है, वो तो सोता ही रहता है, ये काम ही करता रहता है, कि वो गाना ही गाता रहता है। तो पॉइंट इज, हमने कहा पूजा कहाँ है, कि पढ़ रही है, यार कितना पढ़ती है, पढ़ती ही रहती है। तो इस वाक्य में थोड़ी सी इरिटेशन है कि वो पढ़ती ही रहती है, और लेकिन इस वाक्य में दो बातें हैं, एक तो उसकी आदत है पढ़ते रहना, और दूसरा भी पढ़ भी रही है, तो ये हैबिचुअल कंटिन्यूटी है। तो बेटा हैबिचुअल कंटिन्यूटी, इस हैबिट को बताने के लिए हमें ऑलवेज लगाना पड़ेगा, और इस कंटिन्यूटी को बताने के लिए V4, तो ये ऑलवेज प्लस V4 से बनेगा। तो V4 मतलब कंटिन्यूअस V4, और बेटा V4 से पहले B की फॉर्म आती ही आती है। बी की फॉर्म मतलब इज एम आर या वाजवर। बी की फॉर्म कौन सी हो जाएंगी, इज एम आर या वाजवर। इज एम आर या वाजवर, ये बी की फॉर्म है। तो हमें इज एम आर प्लस V4, तो मीन्स ये जो सेंटेंस है बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आप बोलोगे सर ताहे तीहे आ रहा है और आप कह रहे हो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यस, इट इज ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आप कहोगे सर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो सुना है जिसमें रहा रही आता है। मैं यही तो, ये वीडियो ही इसलिए बनाई है कि हमेशा रहा रही कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, हमेशा ताहे तीहे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता, हमेशा चुका है चुके प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता। तो वह उधार ही मांगता रहता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज ऑलवेज बोरोइंग, he is always borrowing money। तो यहां पे हमने क्या लगाया, always भी है और V4 भी है। तो he is always borrowing money, वह हमेशा पैसे उधार मांगता रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो बेटा फिर मैं समझाना चाहूंगा, बेटा इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के नियम लगते हैं, हिंदी के नहीं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ताहे तीहे इसमें भी है, ताहे तीहे इसमें भी है। इससे पहले मैंने क्या बताया कि देखो ताहे तीहे इधर भी है, ताहे तीहे इधर भी है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा चुकाए चुकिए नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, जो एक्शन पास्ट में हुआ प्रेजेंट में इफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब आज के लिए, इस वीडियो के लिए आखिरी दो सेंटेंस और देख लो, बनाइए, पहले आप बनाइए, आखिरी दो सेंटेंस और देखें कि मैं मुंबई में रहता हूं, काश मैं मुंबई में रहता। कह रहा मैं मुंबई में रहता हूं, काश मैं मुंबई में रहता। और अगर आप देखें इन दोनों के अंदर, अगर आप इन दोनों को देखें ध्यान से, तो बेटा ताहे तीहे इसमें भी आ गया, ताहूं, मैं मुंबई में रहता हूं, लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसमें ताहूं नहीं है, लेकिन इंप्रेशन आता है, थोड़ा सा लगता है कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, पूछ लेते हैं कि सर ताहे तीहे वाले टाइप जैसा ही तो है, तो क्या मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दूं। तो बेटा कुछ चीज़ें आंखों से नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें दिमाग से नज़र आती हैं। जो आंखों से नज़र आती हैं उन्हें हम जो कहते हैं कॉन्क्रीट थिंग्स, कुछ चीज़ें आंखों से जो नज़र आती हैं वो कॉन्क्रीट होती हैं, और जो चीज़ें दिमाग से नज़र आती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो कॉन्क्रीट आपको नज़र आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो प्रेजेंट की सिचुएशन बता रहा है कि वर्तमान में मुंबई में रहता हूँ, तो ये अपना प्रेजेंट का रेजिडेंस बता रहा है।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसे बोलेंगे आई लिव इन मुंबई। आई लिव इन मुंबई हो गया, आई लिव इन मुंबई, कि मुंबई में रहता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसे देखें, इसने कहा काश कि मैं मुंबई में रहता। अब देखें इन दोनों में फर्क, यहां जो आई है वो वाकई मुंबई में रहता है, इसका पर्टिकुलर कोई एड्रेस होगा, जो मुंबई में रहता है उससे पूछो कहां रहता है तो एड्रेस दे देगा, तो इसका मतलब है ये फैक्ट है, इट इज ए फैक्ट, ये हकीकत है, सच्चाई है, इट इज ए फैक्ट कि कोई रहता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, काश मैं मुंबई में रहता, तो इसका मतलब है मुंबई में नहीं रहता, इट इज एन इमेजिनेशन। ये जो है एक इमेजिनरी सेंटेंस है, एक इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्य है जिसका अस्तित्व नहीं है, वो मुंबई में रहता नहीं है, वो सोच रहा है काश ऐसा होता, इसके अंदर एक रिग्रेट है, इसके अंदर कुछ ऐसा है कि काश मैं रहता, पछता सा रहा है कि क्यों नहीं रह रहा हूं मैं, तो वो रहता नहीं है, इमेजिन कर रहा है। और बेटा इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर, इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की वैसे तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पास्ट इंडेफिनिट बोल दिया। तो बेटा इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो ऐसे होगा, आई विश, काश, कि आई विश काश, आई लिव्ड इन मुंबई, आई लिव्ड इन मुंबई। आपने वाक्य ऐसे सुने होंगे, काश कि मैं एक पक्षी होता, तो आप क्या कहते हो, काश कि मैं पक्षी होता, कि वुड दैट आई वर ए बर्ड। सुना होगा कि नहीं ऐसे वाक्य पहले का, कि काश कि मैं पक्षी होता, तो पक्षी नहीं है, तो यहां वर लगाया कि नहीं लगाया, आई के साथ तो वाज आना चाहिए, वर क्यों लगाया। वैसे भी कि इमेजिनरी सेंटेंस में वाज नहीं आता, वर आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे डू वाली वर्ब, चाहे बी वाली वर्ब, चाहे हैव वाली वर्ब। तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ये हमारी बी वाली वर्ब है, ये हमारी डू वाली वर्ब है। और जब इमेजिनरी सेंटेंस होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आती है। वैसे ही हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है उसकी सेकंड कंडीशन है इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई ताहे तिये से अंग्रेजी नहीं सीखी जाएगी, कि आप सोचें कि वाक्य के अंत में ताहे तिये आ जाए, राय रैये आ जाए, चुकाइए चुकिए आ जाए, उससे हम पहचान लें, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश विद मी, विद नासिर अहमद। थैंक यू, बाय बाय।